पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक अक्सर द जर्नी बिगिंस या इसी तरह का होता है, पाठक को क्वांटम हीलिंग की अवधारणा और मनशरीर चिकित्सा के क्षेत्र से परिचित कराता है। दीपक चोपड़ा इस अध्याय में पारंपरिक चिकित्सा के प्रचलित दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, जो अक्सर शरीर को एक जटिल मशीन के रूप में देखता है और बीमारी के भौतिक कारणों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत चोपड़ा एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो मन, शरीर और चेतना के गहरे अंतर्संबंध पर जोर देता है। अध्याय की शुरुआत में चोपड़ा अपनी व्यक्तिगत यात्रा और चिकित्सा के प्रति उनके बदलते दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। एक पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित चिकित्सक होने के नाते उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि शारीरिक लक्षणों का उपचार अक्सर बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहता है। उन्होंने देखा कि रोगियों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति उनकी शारीरिक सेहत और उपचार की प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह एहसास उन्हें चिकित्सा के अधिक एकीकृत और समग्र रूपों, विशेष रूप से आयुर्वेद और मनशरीर चिकित्सा की ओर ले गया। चोपड़ा इस अध्याय में क्वांटम हीलिंग के मूल सिद्धांतों की नींव रखते हैं। वह तर्क देते हैं कि मानव शरीर केवल भौतिक परमाणुओं का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक गतिशील और बुद्धिमान ऊर्जा क्षेत्र है जो लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। वह क्वांटम भौतिकी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का परिचय देते हैं, हालांकि सरल रूप में यह सुझाव देने के लिए कि वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी हम मानते हैं, और सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा और सूचना में परिवर्तन करके उपचार संभव है। अध्याय में मन की शक्ति और चेतना की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। चोपड़ा बताते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारी शारीरिक सेहत को गहराई से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार और दबी हुई भावनाएं शरीर में तनाव और असंतुलन पैदा कर सकती हैं, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक मानसिकता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को बढ़ावा दे सकती है। चोपड़ा कुछ प्रारंभिक उदाहरणों या केस स्टडीज का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो उन्हें मन-शरीर संबंध की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये उदाहरण अक्सर अप्रत्याशित रूप से ठीक होने वाले रोगियों की कहानियां होती हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा की सीमाओं को चुनौती देती हैं और उपचार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की संभावना को उजागर करती हैं। पहले अध्याय का मुख्य उद्देश्य पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें चिकित्सा के एक नए दृष्टिकोण के लिए खोलना है। चोपड़ा एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां मन और शरीर को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक अविभाज्य प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें चेतना उपचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्याय आगे के अन्वेषण के लिए मंच तैयार करता है, जहां चोपड़ा क्वांटम हीलिंग के सिद्धांतों और तकनीकों को अधिक विस्तार से समझाएंगे। यह अध्याय आशा और संभावना का संदेश देता है। यह सुझाव देता है कि हम अपनी सेहत और कल्याण को प्रभावित करने की अधिक शक्ति रखते हैं जितना हम पुस्तक के दूसरे अध्याय में चोपड़ा शरीर की अंतर्निहित बुद्धि की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि शरीर केवल एक यांत्रिक संरचना नहीं है, बल्कि एक स्वसंगठित और स्वउपचार करने वाली प्रणाली है, जिसमें अविश्वसनीय बुद्धि अंतर्निहित है। यह बुद्धि हर कोशिका, हर अणु और हर शारीरिक प्रक्रिया में मौजूद है, जो जीवन को बनाए रखने और संतुलन बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही है। चोपड़ा इस अध्याय में शरीर की जटिल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली, घावों का भरना और होमियोस्टेसिस का रखरखाव, यह दर्शाने के लिए कि शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। चोपड़ा इस अध्याय में क्वांटम स्तर पर शरीर के कामकाज की पड़ताल करते हैं।
वे बताते हैं कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं वास्तव में ऊर्जा और सूचना का आदान प्रदान हैं। क्वांटम क्षेत्र, जो पदार्थ का सबसे मौलिक स्तर है, सूचना और संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र है। चोपड़ा सुझाव देते हैं कि हमारी चेतना इस क्वांटम क्षेत्र के साथ बातचीत कर सकती है, जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और उपचार प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है। वह शरीर को एक नदी के रूपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो लगातार बदल रही है और प्रवाहित हो रही है। हर पल पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं और नई कोशिकाएं बन रही हैं। इस निरंतर परिवर्तन के बावजूद शरीर अपनी समग्रता और कार्य को बनाए रखता है। चोपड़ा का तर्क है कि यह अंतर्निहित बुद्धि ही है जो इस जटिल नृत्य का समन्वय करती है और शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखती है। अध्याय में मन और शरीर के बीच गहरा संबंध और यह अंतर्निहित बुद्धि को कैसे प्रभावित करता है, इस पर और जोर दिया गया है। चोपड़ा बताते हैं कि तनाव, नकारात्मक भावनाएं और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली इस प्राकृतिक बुद्धि के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं, जिससे बीमारी हो सकती है। इसके विपरीत सकारात्मक विचार, विश्राम और स्वस्थ आदतें इस प्रवाह को बढ़ावा दे सकती हैं और शरीर की उपचार क्षमताओं को मजबूत कर सकती हैं। चोपड़ा इस अध्याय में कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों और उदाहरणों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो शरीर की अंतर्निहित बुद्धि और मन की शक्ति का समर्थन करते हैं। वे प्लेसबो प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं, जहां केवल यह विश्वास कि एक उपचार प्रभावी है, वास्तविक शारीरिक सुधार का कारण बन सकता है। यह प्रभाव मन और शरीर के बीच शक्तिशाली संबंध और उपचार में विश्वास की भूमिका को दर्शाता है। दूसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारा शरीर निष्क्रिय नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और बुद्धिमान भागीदार है हमारी सेहत और उपचार में। इस अंतर्निहित बुद्धि को पहचानकर और उसका सम्मान करके और अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में संरेखित करके हम अपनी प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने शरीर पर भरोसा करने और उसकी अद्भुत क्षमता को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक के तीसरे अध्याय में चोपड़ा मन और शरीर का अविभाज्य संबंध के विषय पर गहराई से जाते हैं। वे इस पारंपरिक द्वैतवाद को चुनौती देते हैं कि मन और शरीर दो अलग अलग संस्थाएं हैं, और इसके बजाय यह तर्क देते हैं कि वे एक जटिल और अविभाज्य प्रणाली के दो पहलू हैं जो लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चोपड़ा बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे शरीर की फिजियोलॉजी, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि हमारी आनुवंशिक अभिव्यक्ति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। चोपड़ा इस अध्याय में तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली की जटिल बातचीत पर प्रकाश डालते हैं, यह दर्शाते हुए कि कैसे मन और शरीर एक दूसरे के साथ लगातार संवाद करते हैं। तनाव, उदाहरण के लिए, हार्मोन की एक श्रृंखला जारी कर सकता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है। इसी तरह सकारात्मक भावनाएं और विश्राम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं और उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। वह मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के क्षेत्र का परिचय देते हैं, जो मन, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। इस क्षेत्र के शोध से पता चला है कि हमारे मानसिक और भावनात्मक हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चोपड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं केवल मन में ही नहीं होते हैं, बल्कि पूरे शरीर में रासायनिक और विद्युत संकेतों के रूप में व्यक्त होते हैं। चोपड़ा इस अध्याय में विभिन्न उदाहरणों और अध्ययनों का उल्लेख करते हैं जो मन शरीर संबंध की शक्ति को दर्शाते हैं।
वे बताते हैं कि कैसे पुरानी तनाव, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्थितियां हृदय रोग, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी शारीरिक बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई हैं। इसके विपरीत ध्यान, योग और अन्य मन शरीर तकनीकों जैसी प्रथाओं को रक्तचाप कम करने, प्रतिरक्षा कार्य में सुधार और दर्द को कम करने जैसे कई शारीरिक स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है। वह इस विचार पर भी विस्तार से बताते हैं कि हमारी धारणाएं और विश्वास हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं, जिसमें हमारी शारीरिक सेहत भी शामिल है। यदि हम मानते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे, तो हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं उस विश्वास का समर्थन कर सकती हैं। इसके विपरीत, यदि हम अपनी उपचार क्षमता में विश्वास करते हैं, तो यह हमारी शारीरिक उपचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकता है। तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने मन और शरीर को अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए और उन्हें एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझना चाहिए। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह अध्याय हमें अपनी सोच की शक्ति को पहचानने और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए अपने मन और शरीर के बीच सामंजस्य बनाने के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक के चौथे अध्याय में चोपड़ा ऊर्जा, शरीर और सूचना का क्षेत्र की अवधारणा का परिचय देते हैं। वे तर्क देते हैं कि भौतिक शरीर के परे ऊर्जा का एक सूक्ष्म क्षेत्र मौजूद है जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा क्षेत्र सूचनाओं का एक विशाल भंडार है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को आपस में जोड़ता है। चोपड़ा बताते हैं कि बीमारी को इस ऊर्जा क्षेत्र में असंतुलन या व्यवधान के रूप में देखा जा सकता है और उपचार में इस असंतुलन को ठीक करना शामिल है। चोपड़ा इस अध्याय में पारंपरिक चिकित्सा के बायोकेमिकल मॉडल की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जो अक्सर बीमारी को आणविक स्तर पर खराबी के रूप में देखता है, जबकि यह दृष्टिकोण कुछ स्थितियों में प्रभावी हो सकता है। चोपड़ा सुझाव देते हैं कि यह जीवन की जटिलता और परस्पर संबद्धता को पूरी तरह से पकड़ने में विफल रहता है। वे एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जो शरीर को ऊर्जा और सूचना के एक गतिशील नेटवर्क के रूप में देखता है। वह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों को और अधिक विस्तार से बताते हैं, यह सुझाव देते हुए कि पदार्थ का सबसे मौलिक स्तर ऊर्जा है, न कि ठोस कण। इस दृष्टिकोण से शरीर को ऊर्जा के संघनित पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है जो लगातार अपने पर्यावरण के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। चोपड़ा बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं इस ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है। चोपड़ा विभिन्न प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों जैसे कि आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उल्लेख करते हैं, जो सदियों से ऊर्जा शरीर की अवधारणा को पहचानती रही हैं। वे चक्रों, मेरिडियन और अन्य सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों और चैनलों की बात करते हैं जो शरीर के माध्यम से जीवन शक्ति के प्रवाह को विनियमित करते हैं। चोपड़ा सुझाव देते हैं कि आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इन प्राचीन ज्ञानों की पुष्टि कर रहा है। वह सूचना की भूमिका पर जोर देते हैं, यह तर्क देते हुए कि बीमारी के पीछे सिर्फ भौतिक कारण ही नहीं होते हैं, बल्कि सूचनात्मक गड़बड़ी भी हो सकती है। हमारे विचार, विश्वास और भावनात्मक पैटर्न हमारे ऊर्जा क्षेत्र में सूचनाओं को संग्रहित करते हैं और ये सूचनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उपचार में अक्सर इन नकारात्मक सूचनात्मक पैटर्न को पहचानना और बदलना शामिल होता है। चौथे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने शरीर को केवल एक भौतिक मशीन के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए और इसे ऊर्जा और सूचना के एक जटिल और गतिशील क्षेत्र के रूप में समझना चाहिए। अपने ऊर्जा शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर और सकारात्मक सूचनाओं को बढ़ावा देकर
हम अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें उपचार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो भौतिक, ऊर्जावान और सूचनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखता है। पुस्तक के 5वें अध्याय में चोपड़ा मन की शक्ति और उपचार की प्रक्रिया के विषय पर केंद्रित हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और कल्पनाएं शामिल हैं, हमारी शारीरिक सेहत और उपचार की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। चोपड़ा तर्क देते हैं कि मन न केवल बीमारी के विकास में योगदान दे सकता है, बल्कि यह उपचार प्रक्रिया में एक शक्तिशाली सहयोगी भी बन सकता है। चोपड़ा इस अध्याय में प्लेसबो प्रभाव के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जहां रोगी को एक निष्क्रिय उपचार दिए जाने पर भी सकारात्मक परिणाम अनुभव होते हैं, केवल इसलिए कि वे मानते हैं कि उन्हें इलाज मिल रहा है। यह घटना मन की उपचार शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। चोपड़ा बताते हैं कि प्लेसबो प्रभाव सिर्फ एक मानसिक चाल नहीं है, बल्कि यह वास्तविक शारीरिक परिवर्तनों को ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि दर्द कम होना, प्रतिरक्षा कार्य में सुधार और यहां तक कि ट्यूमर का सिकुड़ना भी। वह कल्पना और दृश्यता की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। चोपड़ा सुझाव देते हैं कि सकारात्मक और रचनात्मक कल्पना का उपयोग करके हम अपने शरीर की उपचार प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वे विभिन्न दृश्य तकनीकों का वर्णन करते हैं, जिनका उपयोग रोगी अपनी बीमारियों की कल्पना करते हुए उन्हें ठीक होते हुए देखने और स्वस्थ और जीवंत महसूस करने के लिए कर सकते हैं। यह मानसिक अभ्यास शरीर को उपचार के लिए आवश्यक संदेश और ऊर्जा भेज सकता है। चोपड़ा भावनाओं के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि दबी हुई और नकारात्मक भावनाएं शरीर में तनाव और असंतुलन पैदा कर सकती हैं, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक भावनाएं, जैसे कि प्यार, खुशी और कृतज्ञता, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे सकती हैं। चोपड़ा भावनात्मक रिलीज तकनीकों और स्वस्थ भावनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व पर चर्चा करते हैं, ताकि उपचार को सुगम बनाया जा सके। इस अध्याय में चोपड़ा विश्वासों की शक्ति पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे गहरे बैठे विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, जिसमें हमारी सेहत भी शामिल है। यदि हम मानते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे या ठीक नहीं हो पाएंगे, तो यह नकारात्मक विश्वास हमारी उपचार क्षमता को बाधित कर सकता है। इसके विपरीत, यदि हम अपनी उपचार क्षमता में विश्वास करते हैं और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं, तो यह हमारे शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को मजबूत कर सकता है। 5वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मन उपचार प्रक्रिया में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और शक्तिशाली भागीदार है। अपनी मानसिक स्थिति का उपयोग करके, जिसमें हमारी सोच, भावनाएं, कल्पनाएं और विश्वास शामिल हैं, हम अपनी शारीरिक सेहत और उपचार की क्षमता पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह अध्याय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उपचार की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग का 6ठा अध्याय द बॉडी एज द माइंड, द बॉडी एज द माइंड, शरीर और मन के गहरे संबंध पर केंद्रित है। यह अध्याय इस विचार को आगे बढ़ाता है कि हमारा शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का सीधा प्रतिबिंब है। चोपड़ा के अनुसार मन और शरीर अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना के दो पहलू हैं। अध्याय की शुरुआत इस बात पर जोर देने से होती है कि आधुनिक विज्ञान ने लंबे समय से मन और शरीर को अलग अलग माना है। जहां शरीर को एक मशीन के रूप में देखा जाता है, जिसे यांत्रिक रूप से ठीक किया जा सकता है, वहीं मन को एक अमूर्त इकाई माना जाता है, जिसका शरीर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
चोपड़ा इस द्वैतवाद को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि कैसे हालिया वैज्ञानिक खोजें, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी और न्यूरोसाइंस में, इस पारंपरिक दृष्टिकोण को गलत साबित करती हैं। वे मनोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी (पीएनआई) के क्षेत्र का परिचय देते हैं, जो इस बात का अध्ययन करता है कि हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तनाव, डर और चिंता जैसे नकारात्मक विचार प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रेम, खुशी और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक विचार शरीर की उपचार क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। चोपड़ा बताते हैं कि कैसे शरीर में प्रत्येक कोशिका, अणु और रसायन मन की जानकारी से प्रभावित होता है। वे कहते हैं कि हमारे शरीर में लगातार अरबों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, और इन प्रतिक्रियाओं की दिशा हमारे मन की स्थिति से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम चिंता करते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का उत्पादन करता है, जबकि जब हम शांत और प्रसन्न होते हैं तो यह एंडोर्फिन जैसे कल्याणकारी रसायन जारी करता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि पुरानी बीमारियां अक्सर दमित भावनाओं और अनसुलझे मानसिक संघर्षों का परिणाम होती हैं। हमारा शरीर इन संघर्षों को याद रखता है और उन्हें शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट कर सकता है। चोपड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक उपचार तभी संभव है जब हम न केवल शारीरिक लक्षणों का इलाज करें, बल्कि उन मानसिक और भावनात्मक जड़ों को भी संबोधित करें जो बीमारी का कारण बन रही हैं। वे मन शरीर के एकीकरण के लिए विभिन्न तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे ध्यान, योग, सचेतनता, माइंडफुलनेस और रचनात्मक दृश्य। ये अभ्यास हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने, नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक पैटर्न से बदलने में मदद करते हैं। चोपड़ा का मानना है कि जब हम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं और एक स्वस्थ व संतुलित जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, द बॉडी इज द माइंड अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना का जीवंत दर्पण है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को बदलकर अपनी शारीरिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय क्वांटम हीलिंग के मूल सिद्धांत को डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 7वां अध्याय द क्वांटम लीप, चेतना की शक्ति और हमारे स्वास्थ्य तथा वास्तविकता को बदलने की हमारी क्षमता पर केंद्रित है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कैसे हमारी चेतना एक क्वांटम लीप के माध्यम से बदलाव ला सकती है, जो कि एक अचानक, गैर-रेखीय और गहन परिवर्तन है। चोपड़ा इस अध्याय में क्वांटम भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, खासकर अवलोकनकर्ता प्रभाव ऑब्जर्वर इफेक्ट की अवधारणा को। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि एक कण का व्यवहार तब बदल जाता है जब उसे देखा जाता है। इसी तरह चोपड़ा का तर्क है कि जब हम अपने शरीर या बीमारी को एक विशेष तरीके से देखते हैं या समझते हैं तो हमारी चेतना ही उसकी वास्तविकता को बदल सकती है। यह केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। अध्याय इस विचार को चुनौती देता है कि हम अपने शरीर और भाग्य के शिकार हैं। इसके बजाय यह हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। जब हम अपनी चेतना के माध्यम से अपने आंतरिक और बाहरी अनुभवों को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम एक क्वांटम लीप लेते हैं। यह लीप हमें सीमित विश्वासों और पुरानी आदतों से मुक्त करती है जो बीमारी और असंतुलन का कारण बनती हैं।
चोपड़ा कहते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा अक्सर केवल लक्षणों का इलाज करती है, लेकिन वास्तविक हीलिंग तभी होती है जब हम बीमारी की जड़ में जाते हैं, जो अक्सर हमारी चेतना के स्तर पर होती है। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को चेतन रूप से निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें विश्वास है कि हम बीमार हैं और हम अपने शरीर को लगातार बीमारी के संदेश भेजते हैं, तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर हम सचेत रूप से स्वास्थ्य और कल्याण की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं, तो शरीर उस नई जानकारी के अनुसार खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। वे संभावनाओं के क्षेत्र, फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज की अवधारणा का भी परिचय देते हैं। क्वांटम स्तर पर सब कुछ संभावनाओं का एक खुला क्षेत्र है। हमारी चेतना इन संभावनाओं में से किसी एक को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखती है। जब हम अपनी पुरानी पहचान, बीमारी से जुड़ी पहचान को छोड़ देते हैं और अपनी सर्वोच्च क्षमता को गले लगाते हैं, तो हम एक नई वास्तविकता का चयन करते हैं। यह एक क्वांटम लीप है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे आत्मज्ञान और आत्मजागरूकता इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के पैटर्न को पहचानते हैं, तो हम उन्हें चेतन रूप से बदलने का चुनाव कर सकते हैं। यह हमें अपने अचेतन नियंत्रण से मुक्त करता है और हमें अपनी पसंद का जीवन जीने की शक्ति देता है। संक्षेप में, द क्वांटम लीप हमें सिखाता है कि हम अपनी चेतना की असीम शक्ति का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बीमारी सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि हमारी चेतना के एक विशेष स्तर का प्रकटीकरण है। इस अध्याय का संदेश यह है कि हम अपनी चेतना में बदलाव लाकर अपने भीतर एक क्वांटम लीप लेकर पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 8वां अध्याय, द मेमोरी ऑफ द यूनिवर्स, द मेमोरी ऑफ द यूनिवर्स, चेतना की सार्वभौमिक प्रकृति और यह हमारे स्वास्थ्य तथा जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इस पर केंद्रित है। चोपड़ा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मन सिर्फ एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि यह एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है, जिसे वे यूनिवर्सल माइंड या कॉस्मिक मेमोरी कहते हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हमारा शरीर और मन ब्रह्मांड की गहरी स्मृति से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक डीएनए अणु में न केवल हमारी व्यक्तिगत आनुवंशिक जानकारी होती है, बल्कि ब्रह्मांडीय विकास और ज्ञान की भी एक स्मृति होती है। यह स्मृति हमें केवल हमारे माता पिता से नहीं मिलती, बल्कि यह ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक की हर जानकारी को समाहित करती है। चोपड़ा बताते हैं कि बीमारी अक्सर इस ब्रह्मांडीय स्मृति से कट जाने या उसके साथ असंतुलित होने का परिणाम होती है। जब हम अपने प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रवाह से विचलित होते हैं, तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हीलिंग तब होती है जब हम इस गहरी, सार्वभौमिक स्मृति के साथ फिर से जुड़ते हैं और अपने शरीर को उसके मूल स्वस्थ ब्लूप्रिंट में लौटने की अनुमति देते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने विचारों और इरादों के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय स्मृति तक पहुंच सकते हैं। ध्यान, सचेतनता, माइंडफुलनेस और गहरी आत्मचिंतन जैसी अभ्यास हमें व्यक्तिगत मन की सीमाओं से परे जाने और सार्वभौमिक चेतना के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उपचार के लिए आवश्यक जानकारी और ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके अभिन्न अंग हैं। हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है और इस संबंध को पहचानने से हमें अपनी उपचार क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति मिलती है।
यह हमें यह भी सिखाता है कि बीमारी को केवल एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि हमें ब्रह्मांडीय स्मृति के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 9वां अध्याय द परफेक्ट बॉडी हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर पूर्णता की ओर स्वाभाविक रूप से झुकता है और बीमारी केवल इस प्राकृतिक संतुलन से विचलन है। चोपड़ा का तर्क है कि पूर्ण स्वास्थ्य परफेक्ट हेल्थ एक काल्पनिक आदर्श नहीं, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य अवस्था है जो हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। यह अध्याय इस विचार को प्रस्तुत करता है कि हमारा शरीर लगातार खुद को नवीनीकृत और पुनर्गठित करता रहता है। हर पल अरबों कोशिकाएं मरती हैं और नई पैदा होती हैं, जिससे हमारा शरीर हर कुछ सालों में पूरी तरह से नया हो जाता है। इस निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया के पीछे एक आंतरिक बुद्धि होती है जो हमेशा स्वास्थ्य और संतुलन की ओर काम करती है। चोपड़ा कहते हैं कि बीमारी तब उत्पन्न होती है जब इस आंतरिक बुद्धि के प्रवाह में बाधा आती है। यह बाधा नकारात्मक विचारों, भावनाओं, तनाव, अस्वस्थ जीवन शैली या पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के कारण हो सकती है। लेकिन उनका मुख्य जोर इस बात पर है कि सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने सीमित विश्वास हैं। अगर हम मानते हैं कि हम बीमार हैं या हम बूढ़े होने के लिए बाध्य हैं, तो हमारा शरीर उन विश्वासों को दर्शाता है। अध्याय में परफेक्ट बॉडी के विचार को केवल शारीरिक रूप से त्रुटिहीन होने के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि एक ऐसे शरीर के रूप में देखा गया है जो चेतना के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। इसका अर्थ है कि शरीर का प्रत्येक कार्य पाचन, श्वास, प्रतिरक्षा सुचारू रूप से और कुशलता से हो रहा है, क्योंकि मन उसे सही निर्देश दे रहा है। चोपड़ा बताते हैं कि हम अपनी चेतना को बदलकर इस सही शरीर की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने शरीर के बारे में अपनी धारणाओं को बदलना होगा। इसे एक लचीली और बुद्धिमान इकाई के रूप में देखना होगा जो लगातार खुद को ठीक करने और बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। वे ध्यान, सचेतनता और सकारात्मक इरादों के माध्यम से शरीर की आंतरिक बुद्धि को सक्रिय करने की तकनीकों पर जोर देते हैं। संक्षेप में, द परफेक्ट बॉडी हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य हमारी प्राकृतिक अवस्था है और हम इसे अपनी चेतना और इरादों के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने शरीर को एक जीवंत, बुद्धिमान और लगातार विकसित होने वाली इकाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ने की क्षमता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 10वां अध्याय हीलिंग द ईगो इस बात पर गहराई से विचार करता है कि कैसे हमारा अहं, ईगो, अक्सर हमारी बीमारी और पीड़ा का मूल कारण होता है और कैसे सच्चा उपचार अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठने पर निर्भर करता है। चोपड़ा के अनुसार अहंकार स्वयं की वह पहचान है जिसे हम सामाजिक कंडीशनिंग, व्यक्तिगत अनुभवों और धारणाओं के आधार पर बनाते हैं। यह पहचान अक्सर हमें हमारी वास्तविक, असीम चेतना से अलग कर देती है। अध्याय बताता है कि जब हम स्वयं को केवल अपने भौतिक शरीर, अपनी उपाधियों, अपनी संपत्ति या अपनी भूमिकाओं तक सीमित कर लेते हैं, तो हम एक संकीर्ण दृष्टिकोण में फंस जाते हैं। यह सीमित पहचान ही भय, असुरक्षा, क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है, जो अंततः शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। अहंकार लगातार दूसरों से अनुमोदन चाहता है, नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है और हमेशा अपनी पहचान को मजबूत करने में लगा रहता है। यह हमें वर्तमान क्षण से भी दूर ले जाता है, क्योंकि यह या तो अतीत की स्मृतियों में रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। चोपड़ा तर्क देते हैं कि सच्चा उपचार, हीलिंग, तब शुरू होता है जब हम इस अहंकाराधारित पहचान को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं।
यह हमें अपनी वास्तविक चेतना ट्रू सेल्फ से फिर से जुड़ने की अनुमति देता है, जो असीम, बुद्धिमान और प्रेममय है। जब हम अहंकार की पकड़ को ढीला करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम केवल एक भौतिक शरीर या एक सीमित मन नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांडीय चेतना का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। इस प्रक्रिया में आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और निरीक्षण ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं, तो हम अहंकार की चालों को पहचान सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और सचेतनता माइंडफुलनेस जैसी अभ्यास हमें अहंकार की आवाज को शांत करने और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने में मदद करते हैं। अध्याय का संदेश यह है कि जब हम अपने अहंकार को ठीक करते हैं, जिसका अर्थ उसे पूरी तरह से खत्म करना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और उसके प्रभाव को कम करना है, तो हम अपने भीतर की असीमित उपचार क्षमता को अनलॉक करते हैं। यह हमें खुशी, शांति और पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में ले जाता है, क्योंकि हम अपनी वास्तविक प्रकृति के साथ संरेखित हो जाते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 11वां अध्याय नो टाइम नो फियर इस विचार पर केंद्रित है कि समय, टाइम और भय फियर की अवधारणाएं हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं। चोपड़ा तर्क देते हैं कि हम अक्सर अपने मन में समय की एक रैखिक अवधारणा अतीत, वर्तमान, भविष्य बनाते हैं, और यही अवधारणा भय को जन्म देती है, विशेषकर बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के भय को। अध्याय बताता है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर वास्तविक समय अस्तित्व में नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार सब कुछ वर्तमान क्षण में मौजूद है, जो संभावनाओं का एक शाश्वत क्षेत्र है। हमारा मन ही है जो अनुभवों को अतीत और भविष्य में विभाजित करता है, और इस विभाजन से चिंता, पछतावा और उम्मीदें पैदा होती हैं, जो हमारे वर्तमान अनुभव को प्रदूषित करती हैं। जब हम अतीत में जीते हैं, तो हम अपराध बोध या पछतावे से ग्रस्त होते हैं। जब हम भविष्य में जीते हैं, तो हम चिंता या अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। ये सभी मानसिक अवस्थाएं हमारे शरीर में तनाव पैदा करती हैं और बीमारियों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। चोपड़ा का मुख्य बिंदु यह है कि भय समय के अस्तित्व में हमारे विश्वास का सीधा परिणाम है। हम उम्र बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हम समय को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो हमें क्षय की ओर ले जाती है। हम बीमारी से डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमारे भविष्य को खराब कर देगी। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम इसे अपने अस्तित्व का अंत मानते हैं। हालांकि यदि हम वर्तमान क्षण की वास्तविकता को पूरी तरह से अपना लें, जहां समय का कोई अर्थ नहीं है, तो भय स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि सच्चा उपचार और स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब हम समय और भय की पकड़ से मुक्त होते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक उपचार क्षमता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी वर्तमान क्षण में कार्य करता है। चोपड़ा ध्यान, मेडिटेशन, सचेतनता, माइंडफुलनेस और गैर निर्णयात्मक जागरूकता नॉन जजमेंटल अवेयरनेस जैसे अभ्यासों को बढ़ावा देते हैं, जो हमें अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त करके वर्तमान की अनंत संभावनाओं में जीने में मदद करते हैं। संक्षेप में, नो टाइम नो फियर हमें यह सिखाता है कि हमारे स्वास्थ्य और खुशी की कुंजी वर्तमान क्षण में निहित है। जब हम समय के भ्रम को छोड़ देते हैं और भय से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी पूर्ण स्वास्थ्य और शांति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक क्वांटम हीलिंग का 12वां और अंतिम अध्याय अमरता का द्वार इस असाधारण विचार पर केंद्रित है कि मृत्यु केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवधारणा है, और हम अपनी चेतना को बदलकर अमरता के द्वार को खोल सकते हैं। यह अध्याय पारंपरिक मृत्यु के भय को चुनौती देता है
और हमें चेतना के शाश्वत स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करता है। चोपड़ा तर्क देते हैं कि हम आमतौर पर अपने जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच की एक सीमित अवधि के रूप में देखते हैं। यह परिप्रेक्ष्य हमें भय और असुरक्षा से भर देता है। हालांकि क्वांटम स्तर पर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चेतना कभी मरती नहीं है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। हमारा शरीर नश्वर हो सकता है, लेकिन हमारा वास्तविक स्व, हमारी चेतना, शाश्वत और असीम है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के हमारे डर का मुख्य कारण यह है कि हम खुद को अपने सीमित भौतिक शरीर और अहंकाराधारित पहचान से जोड़ लेते हैं। जब हम यह पहचान लेते हैं कि हमारी चेतना शरीर से परे है, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। यह हमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य सिखाता है कि हम वास्तव में अमरता के द्वार पर खड़े हैं, जो हमें असीमित और शाश्वत चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। चोपड़ा बताते हैं कि पूर्ण स्वास्थ्य, परफेक्ट हेल्थ और दीर्घायु, लॉन्जेविटी का संबंध केवल शारीरिक उपायों से नहीं है, बल्कि हमारी चेतना की गुणवत्ता से भी है। जब हम अपनी चेतना को भय, क्रोध और चिंता जैसी सीमित भावनाओं से मुक्त करते हैं और उसे प्रेम, आनंद और कृतज्ञता की ओर मोड़ते हैं, तो हमारा शरीर भी इस उच्च कंपन के साथ तालमेल बिठाता है। यह न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। अमरता का द्वार हमें सिखाता है कि मृत्यु अंतिम अंत नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई अवस्था में संक्रमण है। यह हमें अपनी चेतना को विकसित करने, वर्तमान क्षण में जीने और अपने वास्तविक, शाश्वत स्व से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं, तो हम न केवल भय से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक पूर्णता और उद्देश्य के साथ जीते हैं, यह जानते हुए कि हम ब्रह्मांडीय चेतना का एक अविभाज्य